हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट वीडियो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से। ये लास्ट वीडियो है। दो वीडियो हमारी चैप्टर की हुई है। एक पहले वाली जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इससे पहले के जो चैप्टर हो चुके हैं हमारे कवर 12th क्लास के या फिर 11th क्लास के, उसको भी आप जा करके पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पर, और साथ ही साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके झांक सकते हो, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इस चैनल पर लगातार आपको नीट के लिए तैयारी कराई जा रही है। नीट 2024 के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सब यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी है इस बात की। पूरा यूट्यूब छान मारो, कहीं भी देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। ये जो बताऊँगा पेपर में आएगा गारंटी से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आता है पेपर में, यहीं से पूछा जाएगा। तो हम इस वीडियो पर इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, और लगातार आप इस चैनल पर बने रहना और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, करते वीडियो शुरू। तो भैया देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यार देखो, ऐसा है, अबॉर्शन इसे हम कहते हैं एक्चुअली। तो ये लीगल है, लीगली ये जो है 1971 में एमटीपी इंडिया में लागू हुआ था, जिसमें कि हम लीगली अगर मान लो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो है फिटस को या बच्चे को नहीं रख सकते हैं, बच्चा जो है वो माँ के लिए खतरा हो सकता है या फिर बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसे केसेस में लीगल है कि एमटीपी हो सकता है, मतलब मेडिकली वी टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटरनेशनल or intentional or voluntary termination of pregnancy before the full term is called as the MTP, or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account for the 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues इन्वॉल्व इन इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा भाई, इसे मार्क कर लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब एमटीपी को लागू किया। 1971 1971 में इंडिया में लागू किया गया एमटीपी, and with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. क्योंकि यार यहाँ तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर जो है लड़का लड़की में भेद थोड़ा करते हैं लोग बाग, तो उसको लेकर के बहुत ज़रूरी बात है ध्यान में रखने की, ठीक है। वाई एमटीपी करते क्यों है? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड द अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप्स। एमटीपी आर यूज also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother to the fetus और दोनों के लिए। एंड MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये भी सवाल आ सकता है, पहले 3 महीने में MTP जो है वो सेफ होता है, एंड दैट इज अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड observed is that a majority of the MTP are performed by the unqualified quacks। तो ऐसे ही गाँव में इधर उधर कहीं भी जो है अबॉर्शंस ना कराएं, MTP ना कराएं, ये जान के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। ओके, लिखा है विच आर नॉट ओनली सेफ बट कुड बी फेटल टू। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कराते हैं, और एमनियोसेंटेसिस से ये पता करते हैं कि लड़का है फिटस या लड़की है। तो ऐसे केस में सेक्स को डिटरमाइन करके उसको जो है अबॉर्ट कराते हैं, पर जो गलत है। फ्रीक्वेंटली इफ द फिटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय MTP। दिस इज टोटली अगेंस्ट द वर्ड इज लीगल। तो लीगल नहीं है, ये गलत है। एंड such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in the illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. तो यार ये है। और नेक्स्ट है हमारा हेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। और इसमें से कुछ सवाल आ जाते हैं पेपर में। मैंने एक कॉमन सवाल देखा है, इनमें से कौन एक STI है, या फिर इनमें से कौन एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है, जो वायरस से होती है। इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो यहाँ लिखा है इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स
आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और वेनेरियल डिजीज़। तो यहाँ से मेरे को लगता है ये सवाल पेपर में आने लायक है कि वेनेरियल डिजीज़ किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से। वीडी या वेनेरियल डिजीज़ जो कि आपकी आरटीआई भी कहलाती हैं, जो कि आपकी एसटीआई एसटीडी भी कहलाती हैं, तो वो एक ही बात है। गोनोरिया, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए, मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसे नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो आप। तो ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल में आपको याद रखना है सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ट्रैपोनिमा पैलिडम नाम की बैक्टीरिया से होती है। इसके नाम का एक टेस्ट होता है, वीडीआरएल टेस्ट उसे कहते हैं, या फिर फ्रेंच पॉक्स भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है गोनोरिया, दैट इज़ ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि नजीरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तीसरा है क्लेमाइडिएसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस, तो उससे होती है। नेक्स्ट है वायरल डिजीज जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है, जैसे कि सबसे पहले है जेनेटल वार्ट। जेनेटल वार्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, एचपीवी से, एड्स एचआईवी से होता है, हर्पीज जो है वो HSV2 से होता है, ये डीएनए वायरस है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई कि ऐसी वायरल डिजीज ये जो इनमें से लगती नहीं है ना, ऐसे हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स से जुड़ी होती है, ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस, तो ये ट्राइकोमोनास है। तो यहाँ पर ये नाम मैंने नोट कर दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे कि कौन बैक्टीरियल है कौन वायरल है। यहाँ देखते लिखा है गोनोरिया, नाम एक गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, क्लेमाइडिएसिस, जेनेटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, hepatitis B, and of course the most discussed infection is the AIDS, है ना, HIV से जो होता है, और ये भी कॉमन STI में आता है। ओके, नेक्स्ट है some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of injection। तो ध्यान रखना है यार, हेपेटाइटिस बी और जो है वो भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होती है, साथ ही साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से भी ट्रांसमिट होती है। जैसे जैसे HIV ट्रांसमिट होता है वैसे वैसे ये भी ट्रांसमिट हो जाती है। फिर लिखा है कि विद इन्फेक्टेड पर्सन्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, तो बच्चे को भी माँ से आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये माँ से इन्फेक्टेड माँ बच्चे को बीमार करती है नहीं करती है, तो करती है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड जेनेटल हर्प, ध्यान से देखो, पढ़ लिखा है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शंस, ऑल अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो ध्यान रखना, ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से सवाल आता है कौन सी डिजीज है जो बिल्कुल क्योर नहीं हो सकती हैं, तो वो है आपकी हर्पिस और हेपेटाइटिस बी और आपका HIV से होने वाला एड्स, ठीक है। और बाकी सब जो है क्योरेबल है, अगर टाइम पे दवाई ववाई ले ले तो ठीक हो जाता है। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग, फुल डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनेटल रीजन। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for a long time. Absence or less significant symptom in the early stage of the infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going from timely detection and proper treatment. This could be lead to complication later, which include a pelvic inflammatory। एक तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PID हो जाता है, मतलब पूरा यूट्रस वूट्रस सब में सूजन आ जाती है, और अबॉर्शंस, स्टिल बर्ड्स, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो कि जैसे फैलोपियन ट्यूब वगैरह में अगर मान लो इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है, वो हो जाता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर तक हो सकता है इन बीमारियों के लगातार चलने से, ठीक है। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एंड क्योर ऑफ द डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, पर जो आपके 20 से 15 से 24 साल वाले होते हैं वो ज़्यादा ही इसके लिए वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनको होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। There is no reason of panic because prevention is possible. One could be free of disease infection by following principles given below. तो इनमें क्या कर सकते हैं बचने के लिए? Avoid sex with the unknown partners, multiple partners. Always try to use condom during the coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection or get complete treatment of diagnosed with infection. ठीक है ना भाई, तो ये वाले काम कर सकते हैं अगर बचना है तो। और नेक्स्ट एंड द मोस्ट एंड द लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज द इनफर्टिलिटी। तो इसमें से भैया खूब सवाल भर भर के पेपर में आते हैं, याद रखना। इनफर्टिलिटी से मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं और आते भी हैं, मतलब एक तो आपका वहाँ से आएगा पीछे से IUD वगैरह से खूब सवाल आते हैं और यहाँ से आते हैं, ठीक है, तो याद ध्यान से करना है। तो यहाँ लिखा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन इस पर हो सकता है कि इनफर्टिलिटी क्या है क्यों है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है।
लिखा है डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many: physical congenital disease, drugs, immunological disorders, or even psychological. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. So, and specialized healthcare unit, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique they are called as assisted reproductive technologies. तो यहाँ से ध्यान रखना है, पूरा जो कॉमन टर्म है वो सारा कुछ मिला जुला के कहलाता है ART। तो ART के अंडर में खूब सारे तरीके हैं जिससे कि हम ऐसी जो दंपत्ति हैं, ऐसे जो कपल है जिनको संतान नहीं है, उनको संतान मिल सकती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या तरीके बताए हैं। तो एक तो बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला तो वही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें करते क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनका एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं, या फिर डोनर से ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कहाँ से स्पर्म लिया है, कहाँ से क्या। तो उनको आपस में फर्टिलाइज कराते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट को अर्ली स्टेजेस में, शुरुआत में ही यूट्रस में रख या फेलोपियन ट्यूब में रख देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, या फिर यूट्रस में डाल देते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन कराते हैं। तो मतलब दो जगह पे रख सकते हैं। अगर थोड़ी कम सेल्स हैं, मतलब जैसे जाइगोट के बाद 2-4 सेल हैं, तो उसके बाद उसको ले जा करके फेलोपियन ट्यूब में रख देंगे। या फिर अगर हम बाहर फर्टिलाइज कराने के बाद थोड़ा ज़्यादा सेल का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया ज़रा सा, तो उसको ले जा करके यूट्रस में रख देंगे। ठीक है ना, तो ये है लिखा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन इन द ऐसी कंडीशन बाहर बनाते हैं जैसी बॉडी में पाई जाती है। फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो पहले फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इज वन सच मेथड। इन दिस मेथड, पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ovum from the wife or the donor or sperm from the donor or the husband are collected and are induced to form zygote बनाते हैं laboratory के अंदर। and the zygote or early embryos with up to 8 blastomeres, अगर थोड़ा है 8 blastomeres तक का है वो, तो उसे हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको बोलते हैं ZIFT, जिफ्ट। तो यह ध्यान रखना, जिफ्ट में क्या करते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जाइगोट जबकि 8 सेल का होता है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, अगर वो है तो उसको हम यूट्रस में डालते हैं, वो है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो यहाँ लिखा है कि एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर टू यूट्रस IUT कहलाता है। और टू कंप्लीट इज फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक नेचुरली कंसीव्ड हुआ जाइगोट भी ले सकते हैं उन महिलाओं के लिए जिनके अंदर कंसीव नहीं होता है, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मतलब कंसीव नहीं कर सकते, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यूट्रस ठीक है, तो उनमें हम कहीं और से जाइगोट लेकर के डिलीवर कह रहा हूँ, इम्प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये है कि अगर कोई फीमेल है, उस फीमेल के अंदर मान लो एग नहीं बनता है, तो क्या करे वो बेचारी, यूट्रस उसकी ठीक है, तो ऐसे केस में वो एग जो है किसी डोनर से ले सकती है, और उस एग को लेकर के हम एम्पुला वाले रीजन में जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर रख देंगे, और उसका फिर वहाँ नेचुरली या फिर आप आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन करा करके फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिफ्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिफ्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा जिफ्ट के फेलोपियन, जिफ्ट और ZIFT दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं, और आपको पता होना चाहिए। जी मतलब गैमेट, Z मतलब जाइगोट, तो जाइगोट को रखते हैं तो जिफ्ट है, और गिफ्ट है तो ये गैमेट को रखते हैं। Of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method of attempted intracytoplasmic sperm injection। तो यार एक ही तरीका है, एग लो और मतलब एग के अंदर सीधा स्पर्म का इंजेक्शन लगा दो, तो इससे जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा। देखो एम्ब्रियो बना लिया बाहर, मान लो आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा या फिर आपने स्पर्म का इंजेक्शन लगाया, एक ही बात है, आपने बनाया एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को फिर आपको फर्दर वही करना पड़ेगा, ZIFT और IUT। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा है कि ICSI से आप जो है डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन एग में लगा देंगे, जिससे फिर आपका जाइगोट जो है ओवम से जाइगोट बन जाएगा। फिर लिखा है इनफर्टिलिटी सी केसेस आइदर ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट,
द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट, तो इसकी वजह से भी हो सकती है स्पर्म जो है वो प्रॉपर यूट्रस में नहीं पहुंच रहे हैं वजाइना के थ्रू, तो इसके केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ये टेक्निक यूज करी जाती है, ठीक है ना। चलो, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द डोनर और द हस्बैंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और द इनटू द यूट्रस। तो ध्यान रखना, सीमेन जो है या तो वजाइना में या यूट्रस में छोड़ा जाता है, फिर उसके इसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही एक तरीका है, दैट इज द IUI, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके जो इन्होंने बताए हैं जिससे कि हम एक ऐसी कपल जिसको कि संतान नहीं है उनको हम संतान प्राप्त करा सकते हैं। तो लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि इसको मतलब पूरा कंक्लूजन है। लिखा है, दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in the very few countries in the world. Obviously, their benefits is affordable to the only limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrent into the adoption of these methods. देखो यार, ऐसे है समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज ये कहता है कि भाई ये तो नहीं मानते, उनको लगता है हमारा बच्चा नहीं है, पर ध्यान रखना ये ऐसा नहीं है, बच्चा उनका ही होता है। अगर स्पर्म और एग उन्हीं के हैं तो उन्हीं की संतान कही जाएगी जेनेटिकली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर इज टू हैव द चिल्ड्रन, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन्ड एंड destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method of couple looking for partnerhood. तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिनको संतान नहीं है उनको संतान अवेलेबल कराने का। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे पहले वाली वीडियो देखी नहीं तो पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी के चैप्टर जो कवर कराए हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ पर जाकर के मिल जाएंगे। 11th क्लास के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आपको इसी चैनल पर लगातार बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलती रहेंगी। जो अगर आपको कोई वीडियो बनवानी हो, मेरे से पढ़वाना हो कुछ चीज़, तो आप टॉपिक कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और 11th वाले 12th वाले नीट वाले सब के लिए है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो बाकी जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।